नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, जिन पर इलेक्शन कमीशन खामोश है, तो उस पर हमने कुछ पत्रकारों से बात की। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से भी हमने बातचीत की और उन्होंने जो बातें हमें बताई, वो हमने एक कार्यक्रम के माध्यम से आपको दिखाई और दूसरा हिस्सा उसका अब मैं इस कार्यक्रम में प्रसारित कर रहा हूँ। देखिए, उन्होंने जो मुख्य बातें कही हैं कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। किसी ब्राजीलियन मॉडल का फोटो अगर हिंदुस्तान की वोटर लिस्ट में है, तो ये बहुत चिंता की बात है। और उन्होंने यही बात दोहराई है कि इलेक्शन कमीशन को इस पर क्यों अभी तक खामोशी अख्तियार करने की जरूरत है। चुनाव आयोग को स्पष्ट होना चाहिए, उनको अपनी स्पष्टता के साथ बात रखनी चाहिए। इसके दूसरे हिस्से में हमने उनसे बात की है कि कैसे इलेक्शन के बाद एक पूरे सिस्टम को मैनेज करने की कोशिश की गई और ये जो कथित वोट चोरी है, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, उनको उन वोट चोरी को किस तरीके से लीगलाइज या उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश की गई है ताकि लोगों को ये भरोसा हो। वो कैसे की गई कि भाई बहुत सारी सभाएं करी थी उन्होंने, छोटी बड़ी, हर गांव गांव गए थे। फिर उन्होंने जातियों में समाज बंट गया था। इस तरह की ढेरों बातें उसके बाद फैलाई गई थी, जिस पर बड़ी संख्या के लोगों ने उस पर भरोसा भी कर लिया था। पर खैर, वो एक अलग मसला है। लेकिन ये जो हिस्सा है, ये सुनिए, आपको बड़ा मजेदार लगेगा। और ये पेश है आपके लिए आशुतोष जी के साथ बातचीत का दूसरा हिस्सा। बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं तो फिर वो तर्क खोजने की कोशिश करूं। मैं तो सर इंस्टीट्यूशनलाइज की बात कर रहा हूं, किस तरह संस्थागत कर दिया गया। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। उसके बाद खबरें आई कि आरएसएस ने तो 20,000 छोटी बड़ी बैठकें कर दी थी। पहले एक भी नहीं दिखा हमको। हाँ, ऑब्वियसली यही बात मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि फिर उसके बाद तर्क गढ़े गए, मीडिया में स्टोरीज प्लांट की गई और यह बताया गया कि कैसे उन्होंने हारा हुआ चुनाव जीता। मुझे सबसे पहले शक जो हुआ था, मैं कन्फेस कर रहा हूं, सबसे पहले मुझे शक हुआ था 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान, जब सब लोग ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पे इस बात समाजवादी पार्टी की सरकार बन सकती है, और फिर नतीजे पूरी तरीके से पलट गए। उसके बाद जब मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हुआ, तो भी मेरे मन में संदेह पैदा हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर भी कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था। इनफैक्ट पोलिंग के एक दिन पहले जब एक दो लोगों ने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमें तो 177 सीटें मिल रही, तो मैंने अपने एक मित्र को, जो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, कई अखबारों के संपादक रहे, उनको फोन किया और उनको बोला कि भाई आपकी रिपोर्ट क्या है। बोला, अरे भाई आप मुझसे क्यों पूछते हो, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं यहाँ कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी। वो दो सीट से जीती या ये 40 सीट से जीती अलग सवाल है, लेकिन यहाँ बीजेपी की हवा नहीं है। बीजेपी के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि भाई मुझे तो मरा हुआ सांप दे दिया गया है, मैं क्या करूं, और वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये वो नतीजे थे जिसको ये लगा कि अविस्मरणीय, मतलब एक ऐसा था जिसमें विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि किसी के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए कोई बोल नहीं पा रहा था इस बारे में। और तब एक थियरी ये आई पॉलिटिकल मैनेजमेंट की कि भाई भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, आरएसएस ने पूरी मदद की। ये सारी चीजें आपको बिलीव करना पड़ेगा। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन मजबूत नहीं किया होगा, आरएसएस के लोगों ने उतरे नहीं हुआ, सब कुछ किया होगा, लेकिन क्या हर आदमी गलत था हरियाणा के अंदर? क्या सबका असेसमेंट गलत हो गया? और यही स्थिति तो महाराष्ट्र के अंदर भी दिखाई पड़ी। आप 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीत कर आ गए। तो जब ऐसे नतीजे आएंगे जो आपको हतप्रभ करते हैं, चौंकाते हैं, तो फिर आप सोचने के लिए मजबूर होते हैं, मन में संदेह पैदा होता है। मैं 1991 से, बल्कि 1989 से मैं कह रहा हूं माफ करिएगा, मैं चुनाव को देख रहा हूं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। हाल के कुछ चुनाव नतीजों को छोड़कर मेरे मन में कभी भी यह शक नहीं हुआ कि हिंदुस्तान के चुनाव को मैनिपुलेट किया गया है या उसमें कुछ गड़बड़ी की गई है। ये मैं बहुत ईमानदारी से कन्फेस कर, इससे कोई लेना देना नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं या कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने तो 1998 में, 1999 में जब टेलीविजन चैनल्स शुरू हो रहे थे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के साथ देखा था। 2004 के नतीजे भी जब सब लोग कह रहे थे बीजेपी जीतेगी, तब भी नतीजे पलट गए थे, लेकिन बहुत क्लोज कंटेस्ट था, बहुत क्लोज कंटेस्ट। और मैं जानता हूं कि बीजेपी के लोगों को यकीन नहीं हुआ कि वो चुनाव हार सकते हैं, लेकिन सामूहिक स्तर पर सब लोग हतप्रभ रह जाए,
ऐसा मैं हाल के 2-3 सालों में ही देख रहा हूं और मुझे लगता है कि इसलिए गहन चिंतन की जरूरत है और इसकी इंडिपेंडेंट निष्पक्ष तरीके से जांच की जरूरत है। लेकिन सर इसी चुनाव में तो हरियाणा के मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि भैया व्यवस्थाएं ही कर ली हमने। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने वो दिखाया, बल्कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू ही वहीं से की। तो हो सकता है उनकी जानकारी में हो, तो उनसे 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 भी एक बार पूछताछ होनी चाहिए, भाई आपकी किस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, एक और बात भी स्पष्ट हो गई सर, आखिरी सवाल आपको भी जाना हाँ, है, ये हाँ। जीरो वाला जो वोटर है, जीरो एड्रेस वाला, वो भी कम से कम क्लियर हुआ कुछ तो। भाई देखिए, इसमें कई 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 पेच है। मुख्य चुनाव आयुक्त जिस तरीके से जीरो जीरो एड्रेस को लेके उसको उसको उसका महिमा मंडन कर रहे थे, जैसे लगता था कि गरीबों और होमलेस के प्रति सिर्फ उनके मन में ही स्नेह, बाकी लोगों के मन में कोई स्नेह नहीं है, सब सब गरीब विरोधी हैं। वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। बट राहुल गांधी ने तो बाकायदा सबूत करके दिखाया कि भाई जिस आदमी को आप जीरो एड्रेस कर रहे हो वो आदमी तो उसी गांव में रह रहा है, इसका आपके पास क्या तर्क है? तो वो तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं, आप हवा में बातें कर रहे हैं। और जब ये पूछा गया कि आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं देते पिछली बार, तो उन्होंने क्या कहा, हम अपनी माँ बहनों की प्राइवेसी। तो फिर सीसीटीवी कैमरे लगते क्यों हैं इस देश के अंदर? जहां भी सीसीटीवी कैमरे होंगे वहां माँ बहनों की प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। कोई ना कोई तो देख रहा होगा उस सीसीटीवी कैमरे को, कोई ना कोई उसको स्कैन करेगा। और जब हरियाणा चुनाव के बाद जब हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप वो वीडियो फुटेज और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज उपलब्ध कराइए, आपने कानून में बदलाव क्यों कर दिया? क्यों बदलाव किया? अगर आप ईमानदार थे तो उपलब्ध करा देते। आपने कानून में बदलाव कर दिया ताकि कोई आदमी उस फुटेज को देख ना पाए, और फिर आपने ये नियम बना दिया कि 45 दिन के अंदर आप उस फुटेज को उड़ा दीजिए। मतलब आज की तारीख में डेटा स्टोर आप सालों कर सकते हैं। कोई ऐसी ऐसी बाध्यता तो है नहीं कि अगर आप 3 महीने रखेंगे तो आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा, फिर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मन में संदेह पैदा करती हैं, शक पैदा करती हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब ये साइंटिफिक रिगिंग है, इनएफिशिएंसी है, चुनाव आयोग की बेवकूफी है, ये क्या है? ये तो तभी पता चलेगा जब इसकी जांच होगी। जांच होगी, बिल्कुल। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, और बहुत डिटेल में तफसील से हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों ये थी हमारी बातचीत वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी के साथ, और उन्होंने डिटेल में बताया कि किस तरह का माहौल इस वक्त चल रहा है। इसका पहला जो हिस्सा था बातचीत का वो हम लोगों ने नीचे डाल दिया है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं। लेकिन सवाल देखिए ये है कि 24 घंटे से ज्यादा समय बीत गया है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई डिटेल रिस्पॉन्स नहीं आया है। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है, आप जानते हैं, वोटिंग पहले चरण की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक भी खामोशी अख्तियार की गई है। वो लोग चुप हैं और एक बहुत महंगी मखमली खामोशी की चादर ओढ़ के ज्ञानेश कुमार सो रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर इस तरह इलेक्शन के ऊपर चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे, एक महिला के 200 से अधिक बार नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, उनकी तस्वीर है, यह आरोप है। दूसरा आरोप है कि ब्राजील की कोई महिला आई, वोट करी। फिर यह भी आरोप है कि एक व्यक्ति या एक ढेरों व्यक्ति एक गांव के, उस गांव के व्यक्तियों के वोट काटे गए, जिनका लोकसभा चुनाव में वोट था, विधानसभा चुनाव में जब वो लोग वोट डालने के लिए गए तो उनका वोट नहीं था। अब ये आरोप कोई सामान्य आरोप नहीं है। 25 लाख वोटों की हेराफेरी की बात राहुल गांधी ने कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जाहिर है सार्वजनिक मंच से की गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अभी तक चुनाव आयोग खामोश है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कुछ भी कहा नहीं गया है। अब इलेक्शन कमीशन कब जागेगा? बिहार की विधानसभा का चुनाव है। देखिए बिहार बहुत बड़ा राज्य है, 12 करोड़ से अधिक की पॉपुलेशन है बिहार की। इतना भारी भरकम प्रदेश जो चुनाव में जा रहा है, उस चुनाव में हम लोगों ने देखी हिंसा भी हुई। हिंसा के बाद एक मंत्री ने, जो संविधान की शपथ लेकर मंत्री बने हैं, उनका बयान भी आया। वो बयान भी हमने देखा कि घर से मत निकलने दो। लेकिन इन सब के बावजूद चुनाव आयोग चुप है। इलेक्शन कमीशन अभी तक वो काम करते हुए नहीं दिख रहा है जिसकी हमें उम्मीद है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के अगर हर 8वां व्यक्ति, जो राहुल गांधी के आरोप है उसके अनुसार, अगर फर्जी वोटर है, तो आप बताइए फिर जो सरकार की लेजिटिमेसी है उसके ऊपर तो सवाल खड़े होंगे। और
उस पर अगर सवाल खड़े होंगे तो एक आम मतदाता अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहाँ जाए? उसके पास तो चुनाव आयोग के अलावा कोई जगह नहीं है जाने के लिए। उसने तो इलेक्शन कमीशन ही है, चुनाव आयोग ही है जहां पर वो जा सकता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है। चुनाव आयोग ने पूरी तरह से खामोशी इख्तियार की है। अब वो कब अपनी आंखें खोलेगा, देखिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए जिससे हमारी आर्थिक सहायता हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज्वाइन, शेयर और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, उससे हमारी ताकत बढ़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।